हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और ख़ास तौर से हम स्टार्ट लेंगे कॉल बैक से। तो कॉल बैक्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जो कि कहता है गेट यूज़र, सही है? और मेरे पास गेट यूज़र का एक मेथड है। अब ये फंक्शन करेगा क्या? मैं इसको रिटर्न करवा सकता हूँ एक यूज़र, और यूज़र का नाम लेट्स से एहसन अयाज है, सही है? अब अगर मैं अपना एक मेन फंक्शन लिखता हूँ और मेन फंक्शन को अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल, और लेट्स रन दिस मेन फंक्शन एट द एंड। तो इस मेन फंक्शन में मैं कह रहा हूँ कॉन्स यूज़र इन्फो इक्वल्स गेट यूज़र, सही है? और फिर मैं यहाँ जाके कहता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ यूज़र इन्फो, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जिसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा जिसकी की होगी यूज़र इन्फो, वैल्यू होगी यूज़र इन्फो, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इस कोड को सेव करूं और मैं जाके इसके आउटपुट को रन करूं तो मेरे पास कंसोल पे जाके आपको नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्ट आ गया। मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है? और मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंसोल आ गया। कंसोल लगाने का मकसद यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कौन सी फाइल है, और अब हम ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं और देखते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट होता कैसे है। क्योंकि हम सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस की बात करें तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोड चलता कैसे है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम इसको इस पेज को रिफ्रेश करें अभी तो आपको नज़र आएगा कि अभी तक कोई कंसोल लॉग नहीं आया, क्योंकि अभी कोड चलना स्टार्ट हुआ है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट पहले इस लाइन पे आता है, आगे बढ़ता है, इस फंक्शन को पूरे को रजिस्टर कर देता है, कॉल नहीं करता। और अगर आपने पिछली डिबगिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें, तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की है। इस पॉइंट पे फंक्शन रजिस्टर हुआ है, फिर ये मेन पे जा रहा है, तो ये भी फंक्शन रजिस्टरिंग है या फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाती है, जहाँ पे हम बताते हैं कि ये फंक्शन है, इसकी ये बॉडी है और ये काम करेगा। कब करेगा? वी डोंट नो एट दिस पॉइंट। फिर हम आगे जाके इस पॉइंट पे वाकई उस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसको हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि भाई मेन को कॉल करो। तो जब हम इस मेन फंक्शन को कॉल करते हैं तो होता क्या है, हम स्टेप इनटू करेंगे, हम अंदर जाते हैं, तो अब ये मेन पे गया। अब ये मेन पे जाके इस लाइन पे खड़ा हुआ है और यूज़र इन्फो की वैल्यू होगी अनडिफाइंड, क्योंकि ये लाइन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये लाइन अभी तक जावास्क्रिप्ट ने रन नहीं की है। तो अब अगर मैं स्टेप इनटू करूं तो हमारा कोड ये कहता है कि भाई यूज़र इन्फो वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू ले आओ जो गेट यूज़र का फंक्शन रिटर्न करता है। तो अगर मैं माउस ओवर करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये बता रहा है ऑलरेडी कि ये गेट यूज़र का फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर यूज़र होगा एहसन अयाज, और आपको नज़र आ रहा है ये फंक्शन वाकई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर यूज़र है एहसन अयाज। तो हम मुझे यहाँ पे स्टेप इनटू करना पड़ेगा, ये जाएगा अब गेट यूज़र के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे गेट यूज़र को कॉल कर रहे हैं यूजिंग दीज ब्रैकेट्स। तो जब ये अंदर आएगा तो ये इस रिटर्न को वापस कर देगा। अब मेरे पास यूज़र इन्फो के अंदर वैल्यू आ चुकी है, और अब मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट लॉग कर दो जिसकी की होगी यूज़र इन्फो और वैल्यू होगी जो इस वेरिएबल की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग कर लूँ तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र इन्फो आ गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी की है यूज़र इन्फो और वैल्यू वही जो यूज़र इन्फो के अंदर वेरिएबल की वैल्यू थी। चलिए, ये चीज़ तो सीधी सीधी है और इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अगर मेरे पास एक सिचुएशन हो कि मेरे पास ये जो यूज़र है ये फौरी तौर पे अवेलेबल ना हो और मुझे ये काम करना पड़े कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस इंफॉर्मेशन को लेने में, लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक सेट टाइम आउट कि कुछ वक्त के बाद हम ये काम करें कि हम यूज़र प्रोवाइड करें वापस। तो मैं यहाँ पे शायद ये कर सकता हूँ कि मैं कहूँ रिटर्न, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ सेट टाइम आउट, और फिर मैं इसमें से भी रिटर्न कर देता हूँ ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आप में से अक्सर जो है वो अपना सर पकड़ चुके होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये एक और रिटर्न है, ये एक और रिटर्न है। लेकिन इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि यार मैं गेट यूज़र में से रिटर्न कर रहा हूँ एक सेट टाइम आउट, और ये सेट टाइम आउट थोड़ी देर बाद रिटर्न कर देगा यूज़र, सही है? तो हम ये काम चला के देखते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ रेपलेट पे और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये गेट यूज़र को रजिस्टर करेगा, मेन को रजिस्टर करेगा इस तरीके से। अब ये इसने कॉल किया मेन, अब ये गया गेट यूज़र में। अब मैं स्टेप इनटू करता जा रहा हूँ। अब ये जा रहा है सेट टाइम आउट पे और एक ब्रेक पॉइंट मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। अब ये सेट टाइम आउट में गया, आगे बढ़ा, और ये अगली लाइन पे आ गया और यूज़र इन्फो के अंदर 1 आया है। ओहो! ये क्या हुआ? ये 1 क्यों आया मेरे पास? क्योंकि सेट टाइम आउट इटसेल्फ जो हम कॉल कर रहे हैं, ये एक वैल्यू खुद रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू होती है 1, और ये फ़ौरन से रिटर्न कर देता है, सही है? जो ये गेट यूज़र फंक्शन रिटर्न कर रहा है, वो ये ऑब्जेक्ट नहीं है।
वो सेट टाइम आउट है। दोनों में फ़र्क है। अगर मैं सेट टाइम आउट रिटर्न करूँगा तो यूज़र इन्फो के अंदर क्या आएगा? सेट टाइम आउट आएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा तो मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन मेरे पास इस सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास ये यूज़र फ़ौरन से नहीं मिलता मुझे, और इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी बैकएंड पे कॉल कर रहे हो और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हो तो वो फ़ौरी तौर पे हमें नहीं मिलती। हमें नहीं पता कि बैकएंड कॉल जो है वो कितना टाइम लेगी। तो लेट्स से इसको हमने सॉर्ट ऑफ सिमुलेट करने के लिए कहा अपने कोड के अंदर जाके कि सेट टाइम आउट 3 सेकंड बाद, ठीक है? 3 सेकंड बाद मुझे मेरी वैल्यू चाहिए। तो अब क्या होगा? अब मैं एक्सपेक्ट किए कर रहा हूँ या मैं सोच ये रहा हूँ कि ये यहाँ पे रजिस्टर हुआ, मेन में गया। अब इस लाइन के बाद क्योंकि मुझे पता है कि 3 सेकंड बाद यूज़र का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अगली लाइन जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो तब होनी चाहिए जब मेरे पास यूज़र आ चुका हो, यानी कि 3 सेकंड इसको वेट करना चाहिए। तो क्या होगा? तो हम अंदर आए, ये गया सेट टाइम आउट पे और फ़ौरन से ये कंसोल लॉग पे आ जाता है 3 सेकंड वेट किए बगैर। अब अगर मैं प्ले करूँ ना तो आप देखें क्या होता है। मैंने इसको जैसे ही प्ले किया और यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, तो अब ये 3 सेकंड तक वेट करता है और फिर यहाँ पे पहुँचता है। अब ये यहाँ से कुछ रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसके रिटर्न करने से पहले ही मेरा कंसोल लॉग तो आ चुका। यानी कि जावास्क्रिप्ट ने क्या काम किया, अगर मैं सारे ब्रेक पॉइंट हटा दूँ थोड़ा-सा समझाने के लिए, तो इस फंक्शन को रजिस्टर किया, फिर आया, फिर इस फंक्शन को रजिस्टर किया, फिर मेन को कॉल किया। जैसे ही मेन में आप गए, मेन के अंदर ये यहाँ पहुँचा, इसने कहा गेट यूज़र के अंदर जाओ और वहाँ से यूज़र इन्फो लाओ। ये यहाँ पे आया और इसने फ़ौरन से रिटर्न कर दिया सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का मतलब ये होता है, या आप चलें इस रिटर्न को हटा दें, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन वहाँ से ना कम हो जाएगी। लेट्स से हम यहाँ रिटर्न को हटा देते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं। अब क्या होगा? अगर मैं कंसोल पे जाके देखूँ तो यूज़र इन्फो अनडिफाइंड आ रही है। क्यों? पहली चीज़ तो ये कि मुझे जो यूज़र रिटर्न करना था वो मैं फ़ौरन नहीं कर सकता, मुझे 3 सेकंड तक वेट करना है। तो इसीलिए मैंने इस कोड को इस फंक्शन के अंदर लिखा, सेट टाइम आउट के अंदर। अब चूँकि इस फंक्शन से, ये जो गेट यूज़र का फंक्शन है, इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। देखिए दोनों में फ़र्क है। ये जो सेट टाइम आउट लिखा हुआ है, ये सेट टाइम आउट इटसेल्फ, यानी कि अगर मैं कोड पे चला जाऊँ तो ये सेट टाइम आउट इटसेल्फ ये इस गेट यूज़र फंक्शन की बॉडी के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूँ रिटर्न ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो वो गेट यूज़र की फंक्शन बॉडी में नहीं लिखा हुआ, वो सेट टाइम आउट की फंक्शन बॉडी में लिखा हुआ है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है? आप सेट टाइम आउट को गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ इस फंक्शन से रिटर्न करनी है तो मुझे उससे गेट यूज़र की बॉडी में लिखना पड़ेगा रिटर्न। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को सेट टाइम आउट की बॉडी में लिख रहा हूँ, तो ये सेट टाइम आउट पे रिटर्न हो रही है, गेट यूज़र पे रिटर्न नहीं हो रही है, ठीक है? तो दोनों में फ़र्क है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अब होता ये है कि जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ और हम वन बाय वन देखते हैं। एक ब्रेक पॉइंट मैं सेट टाइम आउट पे लगा रहा हूँ, एक उसके अंदर जो 3 सेकंड बाद चलेगा, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ और एक ब्रेक पॉइंट यहाँ। मैंने जैसे ही प्ले किया, ये आया गेट यूज़र पे, अब मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे चला जाएगा सेट टाइम आउट पे। ये सेट टाइम आउट पे गया, रजिस्टर किया, फ़ौरन कंसोल लॉग पे आया, अब ये वेट कर रहा है और 1-2 सेकंड बाद यहाँ पे पहुँचा। क्योंकि हमने कहा है 3 सेकंड बाद इसको चलाना है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पहुँच जा रहा है। इसीलिए ये जो एग्ज़ीक्यूशन है ये सिंक्रोनस नहीं है। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि हर लाइन ऑफ कोड एक-एक करके एग्ज़ीक्यूट होगा, इसमें कोई यहाँ-वहाँ की कहानी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस सेट टाइम आउट की वजह से जैसे ही कोड यहाँ पे आता है, ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाता है इस फंक्शन से। यानी कि कंपाइलर कहता है अच्छा मैं मेन में आया हूँ, सही है, गेट यूज़र कॉल करो। गेट यूज़र कॉल किया, सेट टाइम आउट रजिस्टर करो। जैसे ही ये सेट टाइम आउट रजिस्टर करता है, फंक्शन से बाहर आ जाता है और यहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे कब पहुँचेगा भाई? यहाँ पे ये पहुँचेगा जब 3 सेकंड हो चुके होंगे और इस वजह से ये जो एग्जीक्यूशन है ये सिंक्रोनस नहीं है। सिंक्रोनस का मतलब हर लाइन ऑफ कोड एक के बाद एक चलेगा, जिसका मतलब है कि अगली लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक पिछली लाइन एग्जीक्यूट ना हो जाए। हमारे इस सिचुएशन के अंदर अगली लाइन पे ये फ़ौरन से चला जाता है और ये कोड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसीलिए ये एसिंक्रोनस कहलाता है। और इस सिचुएशन में हम रिटर्न इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं जाके यहाँ पे रिटर्न कर दूँ, तो मैं जो चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ ना, वो सेट टाइम आउट है। मेरा ये कोड एक्सपेक्ट करता है कि मुझे यूज़र इन्फो मिलेगी। यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ सेट टाइम आउट, तो अजीब-सी बात हो गई है। अब इस मसले को हल कैसे किया जाए, बात इस पे आती है। तो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं एक चीज़, जिसको हम कहते हैं कॉल बैक, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स सपोज़ मेरे पास एक एक फंक्शन है कॉल माय एपीआई, जो कि बैकएंड पे रिक्वेस्ट करता है, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, हमें नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा। तो हम एक चीज़ कॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल बैक। कॉल बैक क्या काम करता है कि आप
एक फंक्शन को भेज देते हो एक दूसरे फंक्शन में, और आप उसे बता देते हो कि यार जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए ना, तो इस फंक्शन को जो मैंने तुम्हें दिया है, इस फंक्शन को कॉल कर लो। तो कॉल बैक एक फंक्शन होता है जिसको आप किसी दूसरे फंक्शन में भेज देते हैं। तो हमने यही काम किया, हमने इस फंक्शन को भेज दिया यहाँ पे। ये फंक्शन की कॉपी नहीं है, ये फंक्शन का रेफरेंस है कि यार वो मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने कहा कॉल माई एपीआई, आप इस फंक्शन को ले लो और जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी तो इस फंक्शन को कॉल करना। तो होगा ये कि ये बैकएंड पे कॉल भेजेगा, इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। जैसे आप अपनी फेसबुक फीड लेकर आते हो या पिक्चर्स लेकर आते हो, तो ये जाएगा बैकएंड पे, पिक्चर लेकर आएगा। जैसे ही इसको पिक्चर मिल जाएगी, चाहे उसमें 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, हो सकता है कभी आए भी ना। अगर इन केस सक्सेसफुल रिक्वेस्ट होती है और हमें वापस से डेटा मिल जाता है, तो जैसे ही डेटा मिलेगा ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि यूज़र को अलर्ट कर देगा कि ओके कुछ काम हो गया। तो अगर मैं वापस अपने कोड में जाऊं, तो अब हम कॉल बैक कैसे यूज़ करें। पहली चीज़ जो समझने वाली ये है कि कॉल बैक इटसेल्फ, जैसे हमने डिस्कस किया, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में भेजने का नाम है। तो अब हम अपने इस कोड को इस तरीके से नहीं लिख सकते। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गेट यूज़र कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही, सेट टाइम आउट कॉल हो रहा है गेट यूज़र की बॉडी में। तो ये काम तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसमें एक कॉल बैक भेजें। कॉल बैक क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसको आप पास करते हो, ठीक है। ये फंक्शन है, मैंने इसी जगह पे एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को मैंने पास कर दिया गेट यूज़र में एज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे मैं यहाँ पे 2 पास कर सकता हूँ, 3 पास कर सकता हूँ, एक एरे पास कर सकता हूँ एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, वैसे ही मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन को जो मैंने पास किया, ये तब तक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता गेट यूज़र में, जब तक गेट यूज़र इस फंक्शन को ले ना सकता हो। इसका जो आर्ग्यूमेंट सिग्नेचर है वो इस वक्त खाली है, जो कि जावास्क्रिप्ट को ये बता रहा है कि ये फंक्शन कुछ भी नहीं ले सकता आर्ग्यूमेंट के तौर पे। और यहाँ हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये फंक्शन जो है गेट यूज़र, ये एक कॉल बैक लेता है, ठीक है। अच्छा, कॉल बैक एक टर्म है, इसको आप इवेंट हैंडलर भी कह सकते हो, इसको आप कुछ और भी कह सकते हो, लेकिन कॉल बैक का मतलब ये है कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं टू अनदर फंक्शन, लेकिन इस फंक्शन को इस वक्त हम कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इस console log यूजर इन्फो को, कि फॉर एग्जाम्पल, बल्कि हम यहाँ पे कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल अलर्ट डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये भी कहेंगे फॉर एग्जाम्पल कि console log, इसको अभी मैं हटा रहा हूँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट एक चीज़ जो हमें समझ आई वो ये कि हमने यहाँ से फंक्शन पास किया। अब क्योंकि ये फंक्शन हमने पास किया है, तो मुझे यहाँ पे इसको एज अ आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ेगा कॉल बैक फंक्शन के नाम से, सही है। तो हो क्या रहा है, जब ये फंक्शन पास होता है गेट यूज़र पे, यानी कि हम कह रहे हैं मेन को कॉल करो, मेन आता है अंदर, फिर वो कहता है गेट यूज़र को कॉल करो, लेकिन कॉल करने के साथ साथ उसमें एक फंक्शन भेज भी दो। जब हम ये फंक्शन भेज रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो इस वेरिएबल में जाएगा। और फिर हम ये कर सकते हैं कि बजाय इस रिटर्न के, हम इस वैल्यू को लेते हैं एक वेरिएबल में, हम कहते हैं कॉन्स यूज़र इक्वल्स और यूज़र इन्फो इक्वल्स दिस ऑब्जेक्ट, और फिर हम कहेंगे इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करो इस यूज़र इन्फो के साथ। तो ये हम बेसिकली जो कह रहे हैं, अगर हम कोड को अपने अल्फाज में बयान करें, तो हम कहते हैं कि यार मेन कॉल करो, ठीक है। मेन कॉल करने के बाद जैसे ही आप मेन कॉल करते हो, तो गेट यूज़र कॉल करो और उसमें ये फंक्शन भेज दो। ये गेट यूज़र कॉल करता है, कॉल बैक फंक्शन अंदर भेज देता है। फिर चलता है टाइम आउट, 3 सेकंड का वेट होता है। जैसे ही 3 सेकंड के बाद कोड यहाँ पे पहुँचता है, तो यूज़र इन्फो के अंदर ये वैल्यू सेट होती है। और फिर हमने ये जो फंक्शन भेजा है, इसमें हम गेट यूज़र इन्फो, सॉरी, इसमें हम यूज़र इन्फो को पास कर देते हैं। इसको ज़रा चला के देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो लेट्स से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हम ब्रेक पॉइंट्स लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास ये आया गेट यूज़र, और इसमें एक फंक्शन ये पास कर रहा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा हम एक अलर्ट दिखाएंगे। अब आप देखें, जब मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो ये अलर्ट चली नहीं, ये अलर्ट अभी नहीं चलेगी। ये अलर्ट तब चलेगी जब ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा बाद में, ठीक है। तो हमने कहा भाई एक फंक्शन मैं आपको पास कर रहा हूँ, बस यहाँ तक इन्फॉर्मेशन रखी। ये फंक्शन कहाँ पे आया, ये इस वेरिएबल के अंदर आ गया कॉल बैक फंक्शन में, ठीक है। फिर हमने टाइम आउट लगाया 3 सेकंड का। जैसे ही हमने सेट टाइम आउट लगाया 3 सेकंड का, 1 2 3, और हमारे पास ये पहुंच गया इस ब्रेक पॉइंट पे। अब ये यूज़र इन्फो को बनाएगा, हमारे पास एक वेरिएबल आ गया यूज़र इन्फो, और यहाँ से अब ये कॉल बैक फंक्शन जो मैंने यहाँ से पास किया था इस जगह से,
अब वो कॉल होने जा रहा है। तो हम अगर यहाँ पे स्टेप इनटू करें तो आप देखें ये इस फंक्शन में आ गया। ठीक है, तो ये जो फ्लो है ना समझने वाला, ये बड़ा ज़रूरी है। और आप देख रहे हो यहाँ पे इसने अलर्ट कर दिया अब कि डन हो चुका है, इसका मतलब है एवरीथिंग इज़ गुड। तो इसने डन कर दिया और हमारे पास अलर्ट आ गई डन की। तो इस तरीके से ओवरऑल प्रोसेस चलता है। इसको एक और दफ़ा देखते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया मेन से, मेन में गए, फिर हमने कहा यार गेट यूज़र फंक्शन को कॉल करो इस कॉल बैक के साथ। ये अंदर गया और इसने कॉल बैक यहाँ पे पास कर दिया। फिर हमने टाइम आउट चलाया, 3 सेकंड बाद जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई और फिर हमने जो फंक्शन ये वाला पास किया हुआ था इसको हमने यहाँ से कॉल कर लिया। आप इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे दो, ये वेरिएबल इस फंक्शन के बराबर है। यानी कि हम कहते हैं ये लो ये फंक्शन, इसको कॉल करो, ये यहाँ पे पहुँचता है और उस फंक्शन को कॉल कर लेता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे अलर्ट आ गई। सही है, अब हमारे पास ये डन चले नज़र तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि मुझे ये जो यूज़र इन्फो मिली है मैं इसको कब इस्तेमाल करूँगा या इसको आगे कैसे लेके चलूँ? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं कॉल बैक फंक्शन के अंदर यूज़र इन्फो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं इसको पास कर रहा हूँ। गेट यूज़र के अंदर इस फंक्शन को पास करने के लिए मुझे एक आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ा कॉल बैक फंक्शन के। कॉल बैक फंक्शन के लिए यूज़र इन्फो अगर मैं पास कर रहा हूँ, तो मुझे इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे वो वैल्यू आ सके। तो मैं अपने कोड में जाता हूँ और मैं जाके इस फंक्शन के अंदर कहूँगा यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट, ठीक है? और मैं फिर ये काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉग कर सकता हूँ अलर्ट के बजाय। तो मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे कहता हूँ यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट। अब मैंने ये क्यों किया? ताकि जब ये कॉल बैक फंक्शन इस यूज़र इन्फो को पास करे तो इस फंक्शन में वो इस वेरिएबल के अंदर पास हो जाए और फिर हम उसको अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको सेव करते हैं, ज़रा चला के देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये कंसोल लॉग हो जाए। अब रिफ्रेश करते हैं, ये आया मेन पे, इसने कहा गेट यूज़र को कॉल करो और ये फंक्शन पास कर दो। ये अंदर गया, फंक्शन पास करने के बाद टाइम आउट रजिस्टर किया, वेट करेंगे 3 सेकंड तो हमारे पास फिर ये अंदर पहुंच जाएगा। फिर इसने यूज़र इन्फो क्रिएट किया और अब ये कह रहा है ये जो फंक्शन अभी पास किया था ना थोड़ी देर पहले, इसको कॉल करो और इसके साथ साथ उसमें यूज़र भेज दो। तो जब ये यूज़र इन्फो यहाँ से भेजी जाएगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। तो देखते हैं, मैं जैसे ही स्टेप इनटू करता हूँ तो अब ये यहाँ पे यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट आ गया और आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। तो जो चीज़ यहाँ पे थी वो इस इन्वोकेशन के थ्रू यहाँ पे पास हो गई और हम इसको कंसोल लॉग कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं गेट यूज़र कॉल कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा इस इन्फॉर्मेशन को लाने में, लेकिन जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है? तो आई होप दिस मेक सेंस। तो अगर मैं कंसोल पे देखूँ तो मेरे पास यूज़र एहसन अयाज आ रहा है। अच्छा, इसके बरक्स अगर यही काम हमें नॉन सिंक्रोनस वे के अंदर चाहिए होता तो हम कैसे कर रहे थे इसको? लेट्स से हम कहते हैं एक और फंक्शन है जिसका नाम है गेट यूज़र सिंक। ठीक है, मैं कहता हूँ गेट यूज़र सिंक क्योंकि सिंक्रोनस है ये, कोई कॉल बैक नहीं होगा इसके अंदर और सीधा सीधा जो है वो हमारे पास जो भी यूज़र इन्फो है वो हो जाती है रिटर्न। ठीक है, ताकि हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लें। गेट यूज़र सिंक जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं यूज़र इन्फो में। मैं कहता हूँ यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट इक्वल्स गेट यूज़र सिंक और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट में। इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि एक सिंक्रोनस है और एक एसिंक्रोनस है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ज़रा चला के देखते हैं। ये गया मेन पे, ये गया गेट यूज़र और इस पे करने पे। ये याद रखिएगा कि क्योंकि ये पूरी एग्जीक्यूशन एसिंक्रोनस है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम आउट चल पड़ता है, जैसे ही ये काम पूरा होगा ये अगली लाइन पे फ़ौरन चला जाएगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं, और ये इस कंसोल लॉग में बाद में आएगा। तो हमने ये काम किया कि हम यहाँ से भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, हटा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं। अब देखिएगा होगा क्या, ये गेट यूज़र जैसे ही कॉल होगा ना तो ये चला जाएगा साइड में 3 सेकंड के लिए और उसके बाद मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन जैसे ही ये इसको साइड में भेज देगा फ़ौरन से आगे आ जाएगा और ये काम साथ साथ हो रहा होगा। तो देखिएगा होता क्या है, मैं अगर यहाँ पे जाके कहूँ कि यहाँ पे ये वाला जो है ये सिंक्रोनस है फॉर एग्जांपल, और इसको एज अ लेबल हम ले लेते हैं, और ये वाला जो है ना इसको हम कहते हैं एसिंक। अब हम देखते हैं कि पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है। तो हम रिफ्रेश किया, हमने प्ले किया, उसके बाद लेट मी मेक श्योर कि हमने सही जगह पे ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। तो ये मेन में आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। सही है। अच्छा, अब देखिएगा जैसे ही मैं गेट यूज़र करता हूँ तो ये यहाँ आने के बजाय अगली लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पे गेट यूज़र सिंक करेगा, कंसोल करेगा, और अब जाके ये कंसोल यहाँ पे आया और फिर हमारे पास ए सिंक आया। अब मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप देखो सिंक पहले आ गया और ए सिंक बाद में आ गया, और कोड में अगर देखा जाए तो ए सिंक पहले लिखा हुआ है और सिंक बाद में लिखा हुआ है। उसकी वजह यही है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ आके इस पूरी चीज़ को जैसे ही एग्जीक्यूट करता है तो ये साइड में चला जाता है कहीं पे,
और ये आगे बढ़ जाता है इस लाइन पे। तो ये क्योंकि 3 सेकंड लेगा, इसको हमने साइड पे कर दिया, फ़ौरन से ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ। जब 3 सेकंड पूरे हो गए हमारे इस सेट टाइम आउट से, तो हमारे पास ये वाला अंदर वाला कॉल बैक रजिस्टर हुआ। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, एक तो कि एसिंक्रोनस क्या होता है और दूसरा कि हम जब किसी चीज़ को कॉल बैक पे कॉल करवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, इसकी हम कॉल बैक की एक और एग्जांपल, बल्कि 2 और एग्जांपल लेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। पहली चीज़ तो ये है कि हम कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लेट्स से गेट यूज़र, और हमने कहा कि हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे गेट यूज़र सक्सेस। ठीक है, ये क्यों कॉल बैक हम रख रहे हैं, ताकि जब गेट यूज़र सारा काम कर चुका हो तो हमें ये कॉल बैक को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे जाके बोलते हैं सेट टाइम आउट फॉर एग्जांपल, कि हम यहाँ पे हमें लेट्स से 2 सेकंड बाद या लेट्स से 1500 मिली सेकेंड्स के बाद जो है ना वो यूज़र मिलता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं गेट यूज़र सक्सेस के अंदर एक नया यूज़र पास कर दो जिसकी वैल्यू होगी नेम एसन। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉल बैक कॉल होता है 15 सेकंड बाद। लेट्स से हमारे पास एक और वेरिएबल है या एक और फंक्शन है जो कि है गेट इवेंट पे। इसमें हम एक इवेंट लेंगे गेट इवेंट सक्सेस, और फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे गेट यूज़र सक्सेस के बजाय गेट इवेंट सक्सेस इस्तेमाल होगा, और इवेंट का जो नाम है वो हो सकता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि ये गेट इवेंट जो है ना ये सिर्फ 500 मिली सेकेंड लेगा, तो ये वाला जल्दी चल जाना चाहिए, इसको टाइम लगेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं पहले गेट यूज़र लिखूंगा और बाद में गेट इवेंट लिखूंगा। तो मैं यहाँ जाके कहता हूँ गेट इवेंट। सही है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो गेट यूज़र हमारे पास पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, तो गेट यूज़र पहले लिखेंगे हम। और क्योंकि ये एक फंक्शन या कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है तो हम यहाँ पे पास कर देंगे इसको एक फंक्शन। सही है, हमने इसको एक फंक्शन पास कर दिया, और फिर हम यहाँ पे जाके कहेंगे कि ये फंक्शन जब कॉल होता है तो उसके अंदर आ जाता है यूज़र का ऑब्जेक्ट। तो हम इस फंक्शन के अंदर कहेंगे कि यहाँ पे यूज़र आएगा बाद में, और फिर हम यहाँ पे कहते हैं console.log यूज़र। सिमिलरली हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे गेट इवेंट, और यहाँ पे आएगा क्या, आखिर में इवेंट आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर रहे हैं जिसमें हम इवेंट लॉग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। हमने रिफ़्रेश किया, अगर हम जाके इसको प्ले करें और दोबारा से रिफ़्रेश करें तो आप देखो पहले क्या आ रहा है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो कि एक इवेंट था। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है कि हम ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको लिखें, और इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से। तो पहले हमारे पास इवेंट आया 500 मिली सेकेंड के बाद, फिर हमारे पास यूज़र आया, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। और अगर हम इसको चला के भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये ऐसे ही चलता है। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया, पहले ही आएगा गेट यूज़र पे, मैं जल्दी जल्दी प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, प्ले किया, पहले ये आया यहाँ पे, फिर ये आया यहाँ पे, क्योंकि ये वाला टाइम कम ले रहा है, गेट इवेंट 500 मिली सेकेंड लेता है, इसीलिए ये जल्दी कॉल हुआ और ये जल्दी कॉल हुआ। जब गेट यूज़र ज़्यादा टाइम ले रहा है 1500 मिली सेकेंड, तो 1500 मिली सेकेंड बाद ये सेट टाइम आउट में आएगा, और उसके बाद जब ये गेट यूज़र सक्सेस को कॉल करेगा तो ये वाला जो गेट यूज़र सक्सेस का फंक्शन है ये कॉल बाद में होगा। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस कि हम किस तरीके से कॉल बैक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, फाइनल जो चीज़ हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम एक लॉजिक लिखेंगे जिसमें हम कहते हैं कॉन्स्ट मेन, और हम इसमें कोई डेटा लेकर आने की कोशिश करेंगे। सही है, तो हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेन, अब मैं कह रहा हूँ कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू गेट यूज़र। ठीक है, और मैं गेट यूज़र का एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर हम डेटा लेंगे और कॉल बैक भी लेंगे। तो हम कहते हैं कॉन्स्ट गेट यूज़र इक्वल्स, और मैं कहता हूँ इक्वल्स, यहाँ पे हम लेंगे एक कॉल बैक फंक्शन, उसको हम कॉल बैक भी कह सकते हैं, उसको हम गेट यूज़र सक्सेस भी कह सकते हैं। लेट्स से हम इसको कॉल बैक फंक्शन कह रहे हैं। मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ कि मैं करूँगा फेच, और यहाँ पे हम एक HTTP कॉल करेंगे, https random user.me/api, और ये एक रैंडम यूज़र की API है जिसको आप जब भी कॉल करोगे एक नए ब्राउज़र में तो ये आपको एक रैंडम यूज़र देगा। मिस नीना मैंडिक अभी आई है हमारे पास, मैं रिफ़्रेश करूँगा तो कोई दूसरी यूज़र, फिर रिफ़्रेश करूँगा तो कोई और आ रहे हैं, तो हर दफ़ा एक रैंडम यहाँ पे यूज़र आता है। तो हम इसको अपने कोड के ज़रिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, ये तो ब्राउज़र लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे कोड के अंदर अगर हम लेकर आएँ तो कुछ इस तरीके का कोड होता है, और इसमें हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे .then res, और हम यहाँ पे कहेंगे फॉर एग्जांपल कॉल बैक फंक्शन res डॉट, बल्कि इसको हम करते हैं इस तरीके से res.json, और फिर हम यहाँ पे कहेंगे .then
रिस्पॉन्स और कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स। अच्छा, इस कोड को अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये क्या काम कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन में इस रिस्पॉन्स को भेज देगा जब एपीआई से रिस्पॉन्स आ चुका होगा, और जब ये आ चुका होगा तो उसको हम यहाँ पे डेटा के अंदर ले जाएंगे और फिर हम यहाँ पे जाके कहेंगे कि भाई console.log कर लो डेटा। ठीक है, अच्छा, अब इसको ज़रा चला के देखते हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, लेट्स सी कि हमारे पास ब्रेक पॉइंट सारे सही हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। अब मैंने कोड ये लिखा हुआ है कि यार गेट यूज़र करो, जब मेरे पास डेटा आ जाए तो उसको console log कर लेना। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, मैंने रिफ्रेश किया, या आया डेटा पे। इन दिस केस क्या मैंने फाइल सेव की थी, नहीं की थी, लेट्स सी। और मैंने मेन की कॉल हटा दिया, डेट्स वाई। तो लेट्स ऑल्सो पुट मेन। ठीक है, तो ये मेन आ गया। रिफ्रेश करते हैं, अब ये आया गेट यूज़र पे। अब आप अपने जहन में थोड़ा सा इसको रन करो, क्योंकि हम बहुत सारी बात कर चुके हैं कि क्या कि जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर कहाँ कहाँ जाएगा। क्या आपको ये लग रहा है कि पहले ये यहाँ जाएगा, गेट यूज़र के अंदर जाएगा, तो पहले फैच पे जाएगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, और उसके बाद हमारे पास डेटा बन चुका होगा और फिर हम उसको कंसोल लॉग करे होंगे। क्या आपके माइंड में ये लॉजिक है? तो इस पर ज़रा 2 सेकंड सोचिए कि क्या प्रोसेस ये होगा कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो, फिर ये एग्जीक्यूट हो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर कंसोल लॉग डेटा आएगा। अगर आपने ऐसा सोचा है तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम एसिंक्रोनस है। ये वाला एग्जीक्यूट होते ही फ़ौरन अगले पे चला जाएगा। जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो आप देखें इस पे भी ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है और बाकी जगहों पे भी लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ ये फैच पे गया, और बजाय इसके कि ये यहाँ पे जाए, ये फ़ौरन कंसोल लॉग पे चला गया और यहाँ पे डेटा आ गया अनडिफाइंड। ये क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था इसी वीडियो के अंदर कि गेट यूज़र फंक्शन जो चीज़ रिटर्न करेगा वो डेटा में आ जाएगी। मैं इस तरीके से डेटा नहीं ले सकता क्योंकि मेरा गेट यूज़र फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। ये तो एक फैच की कॉल कर लेता है, ये तो एपीआई कॉल करता है। तो मैं डेटा किस तरीके से लूँ? डेटा लेना है तो कॉल बैक भेजना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारे पास डेटा आए और हम कंसोल लॉग उसके बाद करें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना कोड चेंज करूँ और मैं जाके यहाँ पे कहूँ कि अच्छा इसको कॉन्स्ट नहीं करते, इसको लेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर मैं यहाँ जाके सही वाला कोड लिखूँ। मैं यहाँ पे कहूँ गेट यूज़र, ये कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर ये जो कॉल बैक हम भेज रहे हैं इसके अंदर आखिर में रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स, और फिर मैं यहाँ कहूँगा डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूँ। अब इसको रिफ्रेश करके ज़रा देख लेते हैं। मैंने सेव किया इसको। अब आप सोचिए कि क्या प्रोसेस होगा। पहले ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर ये गेट यूज़र को करेगा, सही है, फिर इसके बाद जब डेटा आ जाएगा तो फिर ये डेटा को करेगा और फिर कंसोल लॉग डेटा कर देगा, सही है। तो मेरे ख्याल से तो यही एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। और आप भी सोचें कि क्या होगा। तो जब हम गेट यूज़र के अंदर कॉल बैक भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे किया डेटा, ये आया फैच पे, फिर अब आप ये अस्यूम करे होंगे कि फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा और फिर कंसोल पे जाएगा, सही है। लेकिन जैसे ही मैं प्ले करूँगा ना आपको पता चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि पूरे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर जैसे ही कोई एसिंक्रोनस कंडीशन आएगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होना कहीं और चला जाता है और फौरन नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाते हैं। ये गेट यूज़र डेटा एक एपीआई कॉल कर रहा है जो कि एसिंक्रोनस होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि डेटा फौरन वापस आएगा या नहीं आएगा। जो सिंक्रोनस कोड होता है हर लाइन पे, उसका मतलब होता है कि बस अभी एग्जीक्यूट किया, अभी इन्फॉर्मेशन आई, सब हो गया। लेकिन एपीआई कॉल से रिस्पांस 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में आ सकते हैं। हम बात कर चुके हैं इस पे। तो ये गेट यूज़र के फ़ौरन बाद यहाँ पे आ जाता है। ये चीज़ समझ आ रही है? अब ये डेटा को लॉग कर रहा है तो अनडिफाइंड लॉग करेगा, और हम प्ले करेंगे तो अब मेरे पास रिस्पांस आया बैकएंड से, ये रिस्पांस की इन्फॉर्मेशन है। और अब ये जाके, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहा है तो इसका मतलब है ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है ये अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको आगे करता हूँ, आप देखें मेरे पास रिस्पांस आ गया और मेरे पास ये डेटा जो अभी तक अनडिफाइंड था उसमें सेट हो गया। लेकिन कंसोल लॉग हम पहले से ही कर चुके हैं, तो अब फ़ायदा नहीं है इस डेटा को लेने का, और हमारे पास लॉग आ चुका है। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका ये है कि हम अगर कंसोल लॉग लगा रहे हैं एक एसिंक्रोनस कोड के बाद, तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हमें इस कंसोल लॉग को उस जगह लिखना है जहाँ पे डेटा आ चुका होता है आफ्टर एपीआई कॉल। तो मैं इसको कट करूँगा यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंसोल लॉग लगाऊंगा। क्यों?
क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है बैकएंड से रिस्पॉन्स की, और इसको मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ और अब मैं कंसोल लॉग कर सकता हूँ। तो इसको ज़रा चला के देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने इसको प्ले किया, फैच किया इसने, अब इसमें इन्फॉर्मेशन आई है और अब ये जा रहा है अगले फंक्शन में। अब ये डेटा के अंदर रिस्पॉन्स डाल रहा है, और अब ये जब डेटा को लॉग करेगा तो ऑब्वियसली मेरे पास कंसोल लॉग सही आ रहा होगा। ये तो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि जब हम किसी कोड को इस तरीके से लिख रहे होते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन रैंडमाइज्ड होती है, या नॉट रैंडमाइज्ड होती है बल्कि एसिंक्रोनस होती है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे कोड को ले जाऊं और हम इसको ज़रा स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये इस केस के अंदर अगर हम इस कोड को ले लें तो आपको नज़र आएगा कि बल्कि लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको ज़रा बाहर लेके चलते हैं, इसको यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं और इस तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो लेट मी ऑल्सो शो दिस, ताकि एक फाइनल वर्ड पे हम इसको एंड करें जिसमें आपको होपफुली समझ आ जाना चाहिए कि हमने अभी तक क्या बात की। तो अगर हम इस कोड को एनालाइज करें तो इस कोड के अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये आता है इस कोड के अंदर और ये हमारे पास स्टेप 1 है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप 1 आ गया जो कि यहाँ पे, यस, तो ये हमारे पास स्टेप 1 है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही मेन कॉल होता है उसके बाद ये कोड जाता है यहाँ पे और ये कॉल होता है। सही है, लेट्स से हम एक सर्कल ले लेते हैं और इसके अंदर हम 1 लिख देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम मेक श्योर करते हैं कि ये अच्छा सा सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 है, इंटरेस्टिंग, ओके, सही है। तो हमारे पास ये 1 है, स्टेप 1 है। फिर ये हमारे पास स्टेप 2 है जहाँ पे ये डेटा के साथ या इसको डेटा बना रहा है। फॉर एग्जांपल इसको क्या मैं छोटा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, दैट्स इंटरेस्टिंग। एनीवेज, लेट्स से कि हमारे पास इसके बाद ये स्टेप 2 है। इसके बाद ये जाता है गेट यूज़र पे और इसको कॉल करता है। तो इसको कॉल करना इटसेल्फ जो है वो स्टेप 3 है हमारे पास, ये स्टेप 3 है। फिर ये जाता है और ये इस फेच पे जाके कॉल करता है। सही है, या आप कह सकते हो कि इस पूरी चीज़ों को रजिस्टर करता है। तो जैसे ये रजिस्टर करता है तो हमारे पास कॉल होता है स्टेप 4। उसके बाद हमारे पास जब रिस्पॉन्स आ जाता है तो हमारे पास कॉल होता है स्टेप 5 विच इज़ दिस वन। सही है, उसके बाद फाइनली जब ये स्टेप 5 के अंदर आप कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो ये पहुंचता है इस बॉडी के अंदर जो यहाँ पे है और ये है स्टेप 6। तो हम अगर इसको कॉल करें तो ये है स्टेप 6। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डेटा फ्लो की भी बात करते हैं। जब हम गेट यूज़र के अंदर ये फंक्शन भेज रहे होते हैं ना, फंक्शन रिस्पॉन्स, तो ये कहाँ जाता है? हमारा ये वाला फंक्शन रिस्पॉन्स जो यहाँ पे मौजूद है ये जाता है कॉल बैक फंक्शन के अंदर। तो इसको ज़रा बाहर से लेकर आते हैं, ये जाता है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, लेट्स ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ इट। तो ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है जो कि यहाँ से आ रहा है। एंड ऑल्सो लेट्स चेंज दिस टू दिस, तो हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इस फंक्शन की बात हो रही है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ से वैल्यू वापस लेके जाते हैं तो अगर हम इस रिस्पॉन्स की बात करें तो ये रिस्पॉन्स डायरेक्टली चला जाता है इस रिस्पॉन्स में। सही है, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से इस प्रोग्राम का फ्लो चलाते हैं, और इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये बेहतर होता रहेगा। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और कॉल बैक्स के, और मैंने ये कोड चला के देख लिया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर भी मुझे कमेंट में बताएं कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो मे बी आई विल क्रिएट another video in Urdu जिसमें हम asynchronous programming और callbacks की बात कर रहे होंगे। But let's keep the video to this. I'll see you in the next one. इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।